स्क्रीन सभी को शेयर हो रहा है। जी सर। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का स्वागत करती है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। साथियों, मेरा नाम आरसी धीमान है और मैं पीएचडी कॉलेज कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूँ। यह मेरा देश के नागरिकों के समक्ष डिक्लेरेशन है कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूँ। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निःशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं पूर्व एमएलसी विधान परिषद उत्तर प्रदेश सरकार माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी एवं माननीय बादल सिंह बौद्ध जी कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। एवं आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय तुलसीदास लंगे जी, जो है जम्मू एंड कश्मीर, एंड संचालन कर रहे हैं माननीय चरणदास प्रजापति जी। एवं राष्ट्रीय एवं प्रांतीय, जिला एवं अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, उपासक एवं उपासिकाओं, देश के समस्त नागरिकों, जैसा कि भारत के संविधान के संबंध में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा वेबिनार किया जाता है और उसी श्रृंखला में आज हम लोग अनुच्छेद 128 पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन अनुच्छेद 127 पे चर्चा करने से पूर्व हम लोग आज 15 अगस्त 2019 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। भारत देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश से मुक्त हुआ और भारत भूमि से अंग्रेज चले गए और उन्होंने भारत को स्वतंत्र कर दिया। उस स्वतंत्रता के
हर्षोल्लास में भारत देश, जो कि कभी ब्रिटिश भारत था, आज भारत हो गया। हमारा अपना देश का संविधान हुआ, हमारे अपने देश का कानून हुआ, हमारी अपने देश की क्षमता, स्वतंत्रता, अखंडता, संप्रभुता, सब चीज अपने हाथ में है। और हमें अवसर प्राप्त हुआ कि हम भारत को विकास की तरफ ले जाएं। तो आज इस उपलक्ष्य में मैं भारत के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। परंतु संविधान के दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूँ तो भारत के संविधान के अंदर जो उद्देशिका में लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कैसा भारत होना चाहिए, हम भारत को किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं, यह भारत के संविधान के अंदर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो मैं सभी लोगों को पुनः जो है भारत के समस्त नागरिकों को आजादी की बधाई, स्वतंत्रता की बधाई देते हुए एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा। वह बिंदु है भारत के संविधान के अंदर लिखा हुआ आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 आज क्यों महत्वपूर्ण हो गया, जिस पर मुझे थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ रही है, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि आर्टिकल 17 के ऊपर लगातार चर्चा होती रहती है देश में, और घटना ही कुछ ऐसी घटी है जिसको मैं दिखा करके आप लोग के सामने विश्व बिंदु पे आना चाहूंगा। आर्टिकल 17 पे तो मैं एक पिक्चर शेयर करूंगा, फिर से फिर पॉइंट पे आऊंगा। आर्टिकल 17 नीचे लिखा हुआ है, आर्टिकल 17 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949, abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability of untouchability shall be an offense punishable in accordance with the law. यानी छूत का अंत किया जाता है और छुआछूत का व्यवहार करना एक दंडनीय अपराध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत का अंत किया जाता है और इसका व्यवहार दंडनीय अपराध है अकॉर्डिंग टू लॉ। यानी कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता से आशय क्या होता है कि एक व्यक्ति को किन्हीं कारणों से छूने से वंचित कर दिया,
जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं छुआछूत, इसको समाप्त किया गया आर्टिकल 17 के द्वारा। और इसका पालन करना, यानी देश के अंदर कोई नागरिक अगर इसका पालन करता है, छुआछूत करता है, तो उसको भारत में प्रबंध विधियों के अनुसार दंडित किया जाए। अब एक नई स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये अखबार की कटिंग है और वायरल हो रही है पूरे देश के अंदर। सुराणा में निजी स्कूल में तीसरी के छात्र की पिटाई के 23 दिन बाद मौत। हेड मास्टर की मटकी से पानी पीने पर दलित छात्र की मौत। जानलेवा छुआछूत, मौत के बाद हेडमास्टर को हिरासत में लिया। यह घटना दिखाने का उद्देश्य क्या है? इस घटना को भारत देश के अंदर समस्त नागरिकों को दिखाने का उद्देश्य यह है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्णतः लागू हुआ। और आज 15 अगस्त 2022 में हम स्वतंत्रता दिवस को महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देश की जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता में ये भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 17 कितना प्रभावशाली रहा। ऑब्जर्वेशन, मूल्यांकन, हम इस बात का विश्लेषण इस जगह कर रहे हैं कि आर्टिकल 17 कितना प्रभावशाली रहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी जो है मटके से पानी पीने पर वंचित किया जाता था भेदभाव के कारण। और आज इस अबोध बालक को, जो कि कक्षा 3 का छात्र था, जिसे पता नहीं कि छुआछूत क्या होता है, जाति क्या होती है, ऊंच नीच क्या होता है, जो इन चीजों से अनजान अबोध बालक, ऐसे बालक की जाति दुर्भावना के कारण इस तरह से पिटाई कि उसकी मृत्यु हो जाए, यह एक भारत देश के नागरिकों के सामने बहुत ही चिंता का विषय है कि पूर्व सरकारों ने 26 जनवरी 1950 से लेकर पूर्व सरकारों ने संवैधानिक अनुच्छेदों का, संविधान का कोई प्रचार प्रसार इस तरह से नहीं किया कि देश की जनता को आर्टिकल 17 का पता चले। और जो पशुओं के समान जहरीली मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, उनके दिमाग से जहर निकाला जा सके। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का युग और आज का युग माननीय
प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल है और इससे पूर्व बहुत सारे कार्यकाल हुए हैं, परंतु संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी न होने के कारण इस तरह की घटनाएं आम होती रहती है। इससे पूर्व जोमेटो का केस हुआ, उसमें भी अनटचेबिलिटी का मामला है। क्या छुआछूत वापस आ रही है? क्या वह कोरोना से ज्यादा खतरनाक है? क्या उसका एंटीडोज सरकार बनाना चाहती है? क्या छुआछूत का आचरण करने वाले व्यक्तियों के लिए कठोर दंडनीय कानून संसद के द्वारा बनाने पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य सांसद विचार कर रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं देश की जनता के समक्ष, देश की जनता के दिमाग में। जब तक छैल सिंह जैसे जहरीली मानसिकता के लोगों को कठोर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, संसद में निर्भया कांड के संबंध में बलात्कार से संबंधित विशेष कानून बनाएंगे। तो आर्टिकल 17 से संबंधित, भेदभाव से संबंधित ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे कि ऐसे व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जा सके और ऐसे लोगों का स्पीडी ट्रायल हो। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इनकी विशेष डेली हियरिंग हो, प्रतिदिन ऐसे मामलों की हियरिंग हो, चार्जशीट जो है अति शीघ्र इसमें प्रस्तुत की जाए और चार्जशीट के बाद जो है डेली एविडेंस की हियरिंग हो और ऐसे व्यक्तियों को विद इन जो है 6 मंथ जो है पनिश्ड किया जाए। ऐसे विशेष कानून बना करके ही हम ऐसे अबोध बालकों की सुरक्षा कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं। तो ऐसे बालक जिसकी हत्या कहेंगे हम, एक हत्या की मानसिकता के साथ अगर इसको कहा जाए कि मारा, इस तरह से मारा कि उसकी मृत्यु कारित हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जो है अनिष्ट करना अति आवश्यक है। हम आज हम लोगों का कर्तव्य है कि अबोध बालक इंद्र कुमार पुत्र देव राम मेघवाल छुआछूत के आचरण का शिकार होने के कारण हुई बेरहमी से की गई पिटाई जो हुई, मौत से हम सब द्रवित हैं। राजस्थान के अंदर सायला क्षेत्र के सुराणा स्थित सरस्वती विद्यालय में हुई ये पिटाई 20 जुलाई को हुई और उसके पश्चात अहमदाबाद में इलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हुई। ऐसे बच्चे के लिए जिसको छुआछूत का पता नहीं, जिसको जातिवाद का पता नहीं, जिसको किसी भी चीज का पता नहीं, 3 साल कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा क्या जाने कि किस शिक्षक के दिमाग में कहाँ से जहर भरा है और ये जहर की पाठशाला कौन है? ऐसे कौन सा कारखाना है जहाँ पर ऐसे जहरीले शिक्षक तैयार किए जाते हैं? तो ऐसे पूरे कॉलेज के अंदर जो है घटना जो हुई है, पूरे कॉलेज के विरुद्ध 120 की कार्रवाई, पूरे स्कूल के विरुद्ध 100 आईपीसी 120 के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए और दंडनीय कठोर जो है कानून बना के ही दंडित किया जाना चाहिए। मैं ये चाहूंगा आज कि इस घटना को दृष्टिगत रखते हुए हमें एक शोक 2 मिनट का बच्चे के लिए करना चाहिए। तो मैं अपेक्षा करूंगा आप लोग से कि 2 मिनट के लिए हम लोग इस बच्चे की जो है अबोध बालक की हत्या किए जाने पर जो है हम लोग विनम्र
स्वीकृति देते हैं। फिर आर्टिकल 128 पर आते हैं। समय होता है। धन्यवाद। आज संविधान के आर्टिकल 128 के संबंध में चर्चा होनी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 128 जो कि न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है जिन परिस्थितियों में न्यायपालिका में कोई कारण अगर ऐसा उत्पन्न हो जाता है जिसकी वजह से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को आवश्यकता होती है, तो उच्चतम न्यायालय में जो बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। तो अनुच्छेद 128 जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के संबंध में नोट किया गया है और इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी सरकार नहीं, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी भारत के मुख्य न्यायाधीश को किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति से अनुरोध कर सकते हैं जिसने सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण किया हो या जिसने पद धारण किया हो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए विधिवत रूप से योग्य है। इस बात को पॉइंट नंबर 1 इसमें जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति प्रदान की गई है इस आर्टिकल के द्वारा कि वे माननीय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी समय किसी ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो उसको बैठने की
उच्चतम न्यायालय में बैठने की और कार्य करने का अनुरोध करने का की शक्ति प्राप्त है। यानी कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश को जिसने यह पद धारण किया हो न्यायाधीश का और योग्यता धारित करता हो इस जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे ऐसे न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से चीफ जस्टिस कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा व्यक्ति जो चीफ जस्टिस के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय में ऐसे पद पे कार्य करने के लिए सहमति दे देते हैं और कार्य करते हैं, तो उनको मानी राष्ट्रपति के द्वारा तय किए गए भत्ते प्रदान किए जाएंगे। जो भत्ता है वह उनको प्रदान किया जाएगा। ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो अवधारित किया गया है भत्ता, उस भत्ते को वह प्राप्त करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है। इसी में पॉइंट नंबर 3 है आर्टिकल 128 में कि ऐसा व्यक्ति जो चीफ जस्टिस के अनुरोध से उच्चतम न्यायालय में पद धारण करके कार्य करते हैं, उनको उनको उच्चतम न्यायालय की समस्त शक्तियां जिस पद को काम कर रहे हैं समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा। जो उसको क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिस क्षेत्र तक जो उच्चतम न्यायालय कार्य करता है वह क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा और उस न्यायाधीश को वह सारे विशेषाधिकार भी प्राप्त होंगे जो कि वो आवश्यक है कार्य करने के लिए। यानी कि ये जो आर्टिकल 128 है ये खास तौर से 3 बिंदुओं पर विभाजित है। नंबर 1 कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह महसूस हो कि किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के एक जो है कार्य करने के लिए आवश्यकता है, तो ऐसे न्यायाधीश को कार्य कराने के लिए उन्हें माननीय राष्ट्रपति से पूर्व सहमति की आवश्यकता है। दूसरा, ऐसा जो नियुक्त होने वाला न्यायाधीश है उसको उच्चतम न्यायालय का या उच्च न्यायालय का पद धारित करने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, वह पद धारण कर चुका हो। ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वह उच्चतम न्यायालय में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सके। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है इसके अंदर कि ऐसा नियुक्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा, शक्तियां प्राप्त होंगी और विशेषाधिकार भी प्राप्त होगा।
तीसरा पॉइंट यह है कि भाई काम करेगा तो उसको भत्ता वेतन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा जो अवधारित किया जाएगा भत्ता ऐसे न्यायाधीश के लिए, वह भत्ता भी उसे प्रदान किया जाएगा। ये तीन जो है बातें इसमें मुख्य रूप से बताई गई हैं। और अब सवाल यह है कि ऐसा नियुक्त किया गया न्यायाधीश क्या परमानेंट न्यायाधीश हो जाएगा? तो उसमें लिखा गया है कि अन्यथा, अन्य इसके अतिरिक्त, अन्यथा वह जो है न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। क्योंकि न्यायाधीश जो है अन्यथा के लिए तो एक नियुक्ति की एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही वह होगा। ये तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति के संबंध में, इसलिए उसको अन्यथा के लिए जो है न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। जब तक अनुमति नहीं दी जाती है तब तक ऐसा न्यायाधीश नियुक्त नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इस तरह के उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे न्यायाधीशों की प्रॉपर वे में, जिस जो प्रक्रिया भी मैंने बताई 128 में, उस प्रक्रिया के अनुसार जो है उसे कार्य करने का अनुरोध प्रदान किया गया हो। अगर इस प्रक्रिया के अनुसार ये प्रक्रिया नहीं अडॉप्ट की जाती है तो अन्य किसी प्रक्रिया के द्वारा जो है इसे बोलेंगे कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना और चीफ जस्टिस के अनुरोध के बिना और जो निर्धारित योग्यता है उसके बिना किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 128 है। यहाँ पे आर्टिकल 128 समाप्त होता है और 8:50 करीब करीब हो रहा है। तो आर्टिकल 150 समाप्त हो गया। अब हम थोड़ी सी अपने को बिंदु पे बात करना चाहेंगे। आर्टिकल 70 तो अनटचेबिलिटी छुआछूत के कारण ही जो है अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों का पतन हुआ। बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर मैं बात कर रहा हूँ और मैं अपने शब्दों को पुनः रिपीट करूंगा कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के कारण ही अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पतन हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को छुआ हुआ कोई खाना नहीं खाएगा तो अनुसूचित जाति के लोग होटल नहीं चला पाएंगे। यदि अनुसूचित जाति को छुआछूत का शिकार, अगर अनुसूचित जाति खुद के लोगों को छुआछूत का शिकार होने देगा और इस प्रक्रिया को चलने देगा तो फिर आप ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे, आप बस में नहीं बैठ पाएंगे, आप रोड पे नहीं चल पाएंगे। अनटचेबिलिटी एक ऐसा अवरोध है आने वाले कल में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के सामने के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक संपूर्ण रूप से पतन होगा अनुसूचित जाति का। जी, मैं आज 15 अगस्त 2022 को भविष्यवाणी कर, कैसे हो जाएगा? यही प्रक्रिया अगर चलती रहेगी तो घड़े के बाद जो है ऑफिस में आ जाएगा, ऑफिस से निकल कर ट्रेवलिंग में आ जाएगा, ट्रेवलिंग से निकल करके बिजनेस में आ जाएगा,
बिजनेस से निकल करके आपके आपके आचरण में आ जाएगा, समाज में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो है समाज से पृथक हो जाएंगे और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो है अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए ये गंभीर चिंतन का विषय है। जोमेटो केस हो गया, उसके बाद ये केस हो गया। तो किसी विद्वान का जो है एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि विरोध जितनी देर से होगा उतनी ज्यादा कुर्बानियां देंगे। विरोध जितनी देर से होगा उतनी ज्यादा कुर्बानियां देनी होगी। अब तय ये करना है कि हम ज्यादा कुर्बानी देना चाहते हैं या कम कुर्बानी देना चाहते हैं। ये जो है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए संदेश है। इस तरह की घटनाओं का जोरदारी से विरोध करने की आवश्यकता है। आज 75वां हम जो है गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस तरह के जहरीले शिक्षक के दिमाग के अंदर जो है वो हमारे बालक को मार रहे हैं, किस तरह से मार रहे हैं। आज जो है छैल सिंह कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा। छैल सिंह कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। छैल सिंह को सजा हो जाने से इस समस्या का समाधान नहीं है। ये विचारधारा जो जहरीली विचारधारा जो डाला हो रही है मस्तिष्क के अंदर, इसको समता स्वतंत्रता बंधुता के माध्यम से खत्म करने की आवश्यकता है और इसका विरोध जोर शोर से होना चाहिए। मैं देश के नागरिकों को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं देश के लोगों को किसी भी प्रकार का आपराधिक कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से लीगल वे में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से रोकना है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद मानी प्रबोधन